हाँ जी, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। 3, 2 एंड हियर वी गो। सो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली कानूनी अपडेट की सीरीज के अंदर। मैं हूं तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस ऑन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। थोड़ी सी देरी लेकिन बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस सेशन के अंदर। यकीन मानिए वो सारी बातें जो एक आम आदमी के नाते, जो एक एडवोकेट के नाते, जो एक जुडिशियल एस्पिरेंट के नाते और कहीं न कहीं लॉ को अपने अंदर, लॉ की आग को अपने अंदर जलाने वाले इंसान के नाते हमें सीखना समझना जरूरी है, वो सारी बातें। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं आरजेएस के जो जुडिशियल सर्विस रूल्स हैं 2010 वाले, उनमें आज अमेंडमेंट हुआ है। इस अमेंडमेंट को मैं मोटा मोटी रूप से और छोटा छोटी रूप से बता देता हूं, बाकी इसके बारे में एक डिटेल क्लास अलग से ले लेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर मेरे पास में आपके आरजेएस को लेकर जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो समझना, आज की न्यूज में बहुत सारी बातें जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आरजेएस के जो जुडिशियल सर्विस रूल्स हैं उनमें चेंजेज है जो हुआ है, मोटे मोटी रूप से 3 बातें आप समझ लो। बात नंबर 1, एक्स सर्विसमैन को स्पेसिफिकली रूल्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा। नंबर 1 पहला चेंज है। नंबर 2 चेंज हुआ है वो हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज के पर्सपेक्टिव से, जितनी स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ा दिया गया है। पहले अप्रोक्स 197 थी, अब लगभग आपके आई थिंक 210 प्लस है जो हो चुकी है, वो आपके सामने देखने को है जो मिलेगा। पहले क्या था कि SC ST के लिए 35% इंडिविजुअल पासिंग क्राइटेरिया था, अब वही क्राइटेरिया SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन सबके लिए हो रखा है ना। तो इस तरीके से इन्होंने नियम है जो चेंज किए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो हुआ करता था, मतलब एक तरीके से जो एलिवेशन वाला रिक्रूटमेंट जो हुआ करता था, उसके रेशियो में जो है चेंज किया गया है डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन अगर एक एंगल से देखा जाए तो जो अपनी लोअर जुडिशरी है उस पर किसी तरीके का कोई भी इंपैक्ट है जो यहां पर नहीं पड़ा है। आज आपके कमेंट्स में सामने नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए आपके कमेंट्स में यहां पे देखना चाहूंगा। तो ये बात आपके सामने है यहां पर, ठीक है। आपके कमेंट्स मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि एवरीथिंग इज क्लियर। एक छोटा सा थम्स अप है जो कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ जी, वैसे क्लियर तो है ही। अब देखो समझो भाई, एक बार थम्स अप आ जाए तो फिर सेशन को मैं आगे मूव ऑन है जो कर देता हूं। बाकी आप लोगों को कुछ और भी पॉइंट है लिंकिंग चार्ट्स के रिगार्डिंग वगैरह, दैट वी विल डिस्कस। ओके सर, जनरल को कोई फायदा हो तो बताओ। बस सर, हमको लड्डू कब मिलेगा ये बताइए सर, उसके बारे में बातचीत बिल्कुल करेंगे बातचीत, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए जो नया नियम आया उसमें कुछ खास चेंज नहीं है। ओके जी, थम्स अप मुझे मिल चुका है। नाउ अंडरस्टैंड। तो इसके रिगार्डिंग एक डिटेल सेशन में अलग से लूंगा। हाल फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि लोअर जुडिशरी पे कुछ ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिलेबस चेंज हो गया है या ऐसा वैसा कुछ हो गया है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स के चेंजेज के तहत आरजेएस की वैकेंसी पर कोई खास इंपैक्ट नहीं है, एक्सेप्ट दैट एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन क्राइटेरिया, ठीक है जी। तो ये बातें तो अपन डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आ जाता हूं मैं, आज की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल मंत्रा के साथ में। और आज का हमारा मोटिवेशनल मंत्रा ये है कि यार जीवन के अंदर कुछ हासिल करने का प्लान है ना, तो डेफिनेटली है कि आपको विश्वास पर क्या करना पड़ेगा, विश्वास जो है रखना पड़ेगा अपनी मेहनत पे, अपने डेडिकेशन पे और अपनी हार्डवर्किंग पे, साथ साथ स्मार्ट वर्किंग पे, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में है जो होती है। हालांकि कुछ बातें सुनने को अच्छी लगती, कुछ बातें पढ़ने को अच्छी लगती, क्योंकि जिंदगी भी एक जुआ बन के रह गई जब कंपटीशन का एग्जाम हम फाइट कर रहे होते हैं। अब समझना, सबसे पहली बात, आज पता है आज के एपिसोड में कुछ अलग है। मैंने एडवांस में ही आज के एपिसोड की कुछ PDF टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम लिंकिंग लॉ तनसुख सर, उसमें शेयर कर दिया, ताकि आप लोग इस सेशन को पहले भी अगर पढ़ना चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं।
अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप एडवांस में ही। तो सबसे पहले आते हैं इस खबर पे। ये खबर आपके जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच से बिलोंग करती है। भरत कुमार नाम का एक व्यक्ति है, इसने स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरह और अन्य पर्सन चंद्रदत्त शर्मा वगैरह को पार्टी है जो बनाया था, और इसने क्या किया, एक मामला सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत है जो फाइल किया। और इनका ये कहना था कि भाई जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग मेरे खिलाफ चल रही थी उसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति हेड कांस्टेबल, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करने वाला व्यक्ति हेड कांस्टेबल, तो ये जो प्रक्रिया है ये कानून के विरुद्ध है। अब सोचो, एक वकील की खोपड़ी है ये जो पॉइंट रखा गया है, ये पॉइंट कोई आम व्यक्ति ने नहीं रखा है, ये पॉइंट रखा गया है एक एडवोकेट के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रक्रिया जो है हेड कांस्टेबल ने की। अब इसको लेकर उसने हाई कोर्ट में मामला चैलेंज किया। देखो, एफआईआर, पुलिस से मुलाकात, ये ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी के लिए होती रहती है ना। तो हुआ ये कि इन्वेस्टिगेशन अगर हेड कांस्टेबल करता है तो क्या वो सही है क्या? इन्वेस्टिगेशन अगर हेड कांस्टेबल करे तो क्या ये जस्टिफाई है क्या? दिस इज द पॉइंट। ओके, और इस पॉइंट के जवाब में क्या क्या बातें आई जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके 2 मिनट लेके आपको कानूनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पहले मामले की जानकारी लो। हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने जो गंभीर अपराध होते हैं उनमें हेड कांस्टेबल को अनुसंधान सौंपने के जो पहले वाला आदेश हो रखा है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। एक्चुअल में क्या है कि हाईकोर्ट की ही बेंच का एक पुराना जजमेंट है जिसमें कहा गया था कि हेड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब उसी पे प्रश्नवाचक चिन्ह है जो लग गया है। ठीक, यहां पर क्या मामला है कि अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन को डेलीगेट करने की राय जाहिर करते हुए स्थिति स्पष्ट करने के लिए मामला खंडपीठ को भेजने के लिए कहा। यानी कि अब जो है सिंगल जज के बेंच ने बोला कि भाई इस मामले को वाकई में एक बड़ी बेंच के द्वारा, एक एप्रोप्रिएट बेंच के द्वारा सुना जाना चाहिए। अब जरा आइए उस मामले के बारे में थोड़ी सी बातचीत है जो करते हैं। देखो, ये मामला जो है मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं, और जस्ट अ सेकेंड। दिल्ली कानूनी अपडेट 9 मार्च, ये सारी स्लाइड का है ना, पूरा का पूरा एफर्ट है जो यहाँ पे हो रहा है। आपको बस इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करना है। ये देखिए, ये मामला है आपके, ये रहा भरत कुमार का मामला। खुल जा सिम खुल गया कि नहीं खुला? खुल गया। अब ये भरत कुमार का, इसका पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, आपको सिर्फ मेन बात बताना चाहता हूं। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल के सामने ये मामला आया है ना, और इस मामले के देख 12 मार्च 2024 एकदम लेटेस्ट मामला है अपने आप में। ठीक, तो यहां पर मसला क्या है देखिए। तो इंस्टेंट मिसक्लेनियस पिटीशन जो कि 482 में फाइल की गई है पिटिशनर के द्वारा, किस बात को? क्वेश द एंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखो, जब एफआईआर हो जाती है ना, फिर वकीलों के हाथ जोड़ के कहते साहब हमारी एफआईआर रद्द करवा दो, हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग रद्द करवा दो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस तो हम देखते नहीं है। हम आम आदमी हैं, हम कानून को तब तक नहीं पढ़ते जब तक कानून गले में नहीं आ जाता। ये कटु सत्य है लेकिन सत्य है ना। एक आम आदमी कानून के बारे में तब सीखने की कोशिश करता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब वो कहता है अरे नहीं यार कानून को देखना पड़ेगा। इसीलिए जागरूक रहो हर चीज के अंदर। तो सेक्शन 482 एक ऐसा तरीका होता है जहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खत्म किया जा सकता है, बराबर। तो ये इन्होंने फाइल कर रखा था। अब यहां पे जो पिटिशनर के वकील साहब हैं, इन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट दिए। उन्होंने कहा कि साहब पूरी की पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही गलत है, एफआईआर जो है, इन्वेस्टिगेशन जो सारा का सारा खोटा है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने वाला हेड कांस्टेबल। अब जब कोई मामला जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो उस पुलिस अधिकारी ने, उस पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन किया तो किया कैसे? सीधा सवाल, कानून की आंखों के अंदर आंखें डाल के सवाल है जो पूछा गया। उसने ये भी कहा कि सर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, इस हेड कांस्टेबल ने क्या किया साहब, चार्जशीट भी फाइल कर दी। और फिर इन्होंने पंकज बंसल वाला, यहाँ पे फेरिसा प्रोमिन वाला, देखो वकीलों की मेहनत होती है, अपनी आंखों पे चश्मे लगा लगा के 2-2 3-3 घंटे सुप्रीम कोर्ट के न जाने कितने सारे जजमेंट खंगालते हैं, तब अपने क्लाइंट के लिए कोई ऐसा जजमेंट बाहर निकालते हैं जो क्लाइंट को जीतने की और अपने केस में आगे बढ़ जाने की उम्मीद है जो जगाता है। वकालत आसान नहीं है साहब। ये जो आप कहते हो ना कि वकील साहब ने पैसे ले लिए, अपनी पूरे एफर्ट उसके अंदर झोंक है जो देता है। तो यहां पर आ जाते हैं आगे। इस तरीके से उसने कई सारी बातों को बताया। इसने आरटीआई एक्ट का भी यूज किया, आरटीआई एक्ट से पूरी की पूरी बायोडेटा बाहर निकलवाया कि भाई इन्वेस्टिगेशन किसने कंडक्ट किया वगैरह वगैरह, और सब कुछ निकालने के बाद में अब मैं आपको कंक्लूजन पे लेके आ जाता हूं। ये जो बीच में आपको चीनी भाषा दिखी थी, ये क्या था? हिंदी वर्जन था जो आई थिंक पलट गया है, कोई बात नहीं, ठीक है।
इस तरह की सारी बातें आने के बाद में फिर सामने पीपी साहब देखो सेक्शन 157 सीआरपीसी, यहाँ पे इसी पॉइंट का क्या कर रखा है, जिक्र है जो कर रखा है, ठीक है। और आप पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। और इतना ही नहीं, राजस्थान पुलिस रूल्स 1965, इसका जो आपके सामने रूल 6 है, इसमें भी लिखा हुआ है कि भाई क्या है, इन्वेस्टिगेशन है जो कौन करना चाहिए, एंड मेनी अदर थिंग्स। और फाइनली बेंच ने क्या कंक्लूजन निकाला, जरा समझ लीजिए। द फाइल टू बी पुट अप बिफोर, इन्होंने जजमेंट नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई पूरा प्रक्रिया जो है क्रैश कर दिया है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक चीज मैं शायद आपको बता नहीं पाया, और वो चीज थी आपके यहां पर एक जजमेंट है कैरा एंड अदर्स वर्सेस कैरा एंड अदर्स, ये आपके लगभग 1993 का जजमेंट है। अगर एग्जैक्टली मैं आपको इस केस का नाम बताऊं तो उस केस में ये विवाद शुरू हुआ था। कौन सा विवाद, जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन है, और वो विवाद है हेड कांस्टेबल ने इन्वेस्टिगेशन कैसे कर लिया, और हेड कांस्टेबल क्या खुद को पुलिस समझ के बैठा है क्या, इस तरीके से मामला सामने आ रहा है। और एक जजमेंट जो हेड कांस्टेबल की फेवर में, ये वाला स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कैरा एंड अदर्स, जो कि 1998 में रिपोर्टेड है, जो हुआ था। और यही जजमेंट है जिसके आधार पे हेड कांस्टेबल को कहा गया कि भैया तुम्हारे पास पावर है। बाकी जो पावर है वो तो किसके पास होती है, जो ऑफिशियल इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन है उसके पास में है, जो होती है। और इसके आधार पर जो ऑनरेबल कोर्ट की सिंगल जज की बेंच है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया हम इस 1998 वाले कैरा वर्सेस जजमेंट से सहमत नहीं है, इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस से हमारी दरख्वास्त है कि एप्रोप्रिएट बेंच के सामने इस मैटर को रखा जाए। और ये आप मान के चलिए कि 1998 से जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा बदलेगी। तैयार रहना इसी दिल्ली कानूनी अपडेट के अंदर, जब राजस्थान हाईकोर्ट की एप्रोप्रिएट बेंच ये जजमेंट सुनाएगी कि हेड कांस्टेबल इज नॉट एम्पावर्ड, तब मजा आएगा इस कानून को समझने का, अप्लाई करने का। देखो अगर रोज हम रेगुलर चीजों को पढ़ते हैं ना तो मजा आता है। आपको पता है हमने पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन के केस में अब सिंगल इलेक्शन कमिश्नर रह गए। अब आप देखिए 2 नए इलेक्शन कमिश्नर आ गए, तो पुरानी न्यूज के बारे में पता है तो नई न्यूज के बारे में फटाफट हम क्या कर सकते हैं, चीजों को अपडेट है जो कर सकते हैं। हाँ जी, वकील जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ऐसा सनी देओल कौन है, अफरोज जी। अफरोज जी हमारी क्लास में है, जो सनी देओल की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे वापस आते हैं, यहां पर मेन मुद्दा। तो ये बात समझ में आई, मजा आया सुन के कि नहीं आया? इसीलिए अगर कानून को जानना है तो कानून के साथ अपडेट होते हुए चलो। अगला पॉइंट हमारे बीच में वो कौन सा है, हाँ ये पॉइंट देखो जरा, इसको समझने की कोशिश है जो कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और अगर कहानी सच्ची है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। हमारा प्यारा देश भारत देश में कई सारी छोटी छोटी अदालतें, छोटे छोटे कोर्ट्स हैं, छोटे छोटे शहर हैं। उन छोटे छोटे शहरों में क्या होता है, हमारे कई वकील बंधु क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर पे पति पत्नी को अलग अलग कर देते हैं। एक 500 रुपये का स्टाम्प पेपर लेंगे जिसको नाम देंगे समझौता पत्र। क्या नाम देंगे, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आप है ना थोड़ा इसको सर्च करके तलाश करना, मिल जाएगा। आप है ना एक काम करना, कोर्ट कचहरी जा रहा है, किसी नोटरी को बोलना कि भाई हमारे क्या करना है कि पति पत्नी वाला समझौता करवाना है, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं चाहिए, हमको तो स्टाम्प पे करवाना है। तो उस कोर्ट में से ऐसा कोई वकील जो ऐसा करवा रहा होगा ना, वो नोटरी वाला इशारा कर देगा, वो वकील साहब जो काला कोट पहन के बैठे हैं, जो हाथ में चाय पकड़ के बैठे हैं, उनसे मिल लो जाके। ऐसा होता है। 500 रुपये का स्टाम्प पेपर लेंगे, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे सारी बातें लिखेंगे। क्या करेंगे कि भाई जो भी तुम्हारा स्त्री धन था वो सारा का सारा लौटाया जाता है। आज के बाद तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है, तुम्हें इससे कोई संबंध नहीं, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं अगर ये दूसरी शादी करे, और तुम्हें भी कोई ऐतराज नहीं है दूसरी तीसरी चौथी जो भी करे, है ना। इस तरीके से करके एक समझौता पत्र तैयार कर दिया जाता है। अब फाइनली कहते हैं ना कि वो क्या कहावत है कि बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी, है ना। तो जिस दिन वो घर पे आएगी तो अच्छे तरीके से आएगी, तो वही बात है। फाइनली ये मामला पहुंचा है किसके पास, रजनी रानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक मामला आया, रजनी रानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और कोर्ट ने कहा यार क्या है, व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया। क्या कहा, आज के बाद ये 500 रुपये के समझौते पत्र के जाल में फंस मत जाना रमेश बाबू। पता चला कि उसके चक्कर में तुमने दूसरी शादी कर ली, और तुम्हारी वाइफ जो थी उसने LLB कर ली, लिंकिंग लॉ के दिल्ली कानूनी अपडेट की रोज क्लासें ले रही थी, भी उसको पता चला अच्छा ऐसा है, फिर आपके ऊपर बाइगेमी का केस ठोक देगी, फंस जाओगे, समझे। हाँ जी, तो यहां पर बेंच ने क्या कहा, बेंच ने कहा कि जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड ऑनरेबल जस्टिस सैयद कमर
हसन रिजवी, उन्होंने ये कहा कि द मैरिज बिटवीन द पार्टी, जो भी खासकर हिंदू हैं, सिंस आर गवर्न बाय द हिंदू मैरिज एक्ट, द ओनली मैनर इन विच सच मैरिज कैन बी डिसॉल्व इज बाय पासिंग एन एप्रोप्रिएट डिक्री। किसकी डिक्री? डाइवोर्स की डिक्री। अगर वो है तो चलो भाई ठीक है, तुम अलग अलग हो सकते हो, वरना तुम अलग हैं जो नहीं हो सकते। हाँ जी, बिल्ली की माँ, बिल्ली नहीं बकरे की माँ खैर मनाती है। यार तुम भावनाएं समझा करो, एक तो बिल्ली बकरे के मुंह माया जाल में फंसे पड़े हो, है नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं बार बार आपके कमेंट इधर देख पा रहा हूं। तो ये बात याद रखना, रजनी रानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। रजनी रानी ने सुना दी अपनी कहानी, अब 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नहीं चलेगी कोई मनमानी, ठीक है। अच्छा, ये अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। देखो भाई, आजकल गूगल जो है ना वो सबका बैंड बजा रहा है, मेरे को भी टेंशन है। हमारा भी एक छोटा मोटा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, पता नहीं उसका क्या होगा। अब सुनिएगा, एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उस ट्रांजैक्शन का बैंक वाले वगैरह चार्ज काटते हैं 1%, मैक्सिमम 2%। गूगल प्ले स्टोर पे आपने अपना ऐप डाला हुआ है और उस ऐप पे मान लीजिए कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे सपोज करो कि आप लिंकिंग कंटेंट का सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रहे हो, है ना, तो उसमें 15 से 30% कमीशन खाता है। कौन? गूगल। क्यों? मोनोपोली हो गई है, फुल मोनोपोली चल रही है। जब मर्जी आए किसी का भी प्ले स्टोर पे ऐप हटा देता है, फिर वो बेचारा रिक्वेस्ट करता है, फिर उसको वापस इनलिस्ट किया जाता है। जैसे यूट्यूब का मामला नहीं था वैसा का वैसा। तो ऐसा ही एक मामला यहाँ पर सामने आ रखा है गूगल प्ले स्टोर के बारे में, और भारत में अभी ये बड़ा बर्निंग न्यूज़ बना हुआ है। हमारे देश में एक संस्थान है जिसका नाम है CCI, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी CCI ने इस मामले के अंदर एक जांच बैठाई है कि भाई ये क्या है, और ये बहुत ही पॉजिटिव और ज़रूरत भरी चीज़ है। वरना पता चला यार इतनी मोनोपोली लेके कोई कुछ भी कर लेगा। एक तो हमारे साथ जियो ने हमारे को जीना क्या सिखाया है। आपको पता है जियो वालों ने क्या किया? पहले बोला फ्री है फ्री है फ्री है, इंटरनेट यूज़ करो, लोगों को आदत डाल दी। पहले 3G के ज़माने में, मुझे बताना ही सच है कि नहीं है, जब वो 3G VG का ज़माना था तब बेचारे बड़ी मुश्किल से कोई वीडियो देखा करते थे, है नहीं। 4G आया, ऐसी लत लग गई उनको कि यूट्यूब के बिना वगैरह के बिना, वीडियो चलाए बिना उनका मन ही नहीं लगता। पहले कार्ड में सॉन्ग भरवाया करते थे, अब छोड़ दिया, अब तो कहते ऑनलाइन सॉन्ग सुनेंगे। अब उसके चक्कर में डेली का कम से कम 1.5 GB 2 GB 3 GB डेटा कंज्यूम होना नॉर्मल हो गया। पहले 6-7 महीने तक बढ़िया फ्री में खीर पिलाई, फिर बोला पैसे लगेंगे। अब आदत पड़ गई, वो गाना नहीं है, क्या करूं, आदत से मजबूर। अब रिचार्ज कराओ आप, पहले रिचार्ज बोला सिर्फ 300 रुपये का लगेगा, अब वो रिचार्ज 700-750 रुपये का लग रहा है। अब सोचो भारत की आबादी के अंदर हर एक परिवार में से 2 बंदे भी रिचार्ज करा रहे हैं 700 रुपये महीना 3 महीने का, तो अपने आप में तो मामला काफ़ी अच्छी कमाई का है। ऐसे ही हमारे अंबानी जी थोड़ा ना बढ़ते हैं। आपने देखा आनंद अंबानी जी बॉलीवुड को यूँ नचा रहा है, डिंग 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 डिंग, है नहीं। सलमान खान, किसी को कोई सलमान खान को पकड़ नहीं सकता, वो उसको ऐसे पकड़ के उठा के रख रहा है, कैसा भी बंदा है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि पैसा बोलता है, और पैसा ऐसे ही नहीं बोलता है, पैसा इस तरह की पॉलिसी से बोलता है। तो ये जो गूगल प्ले स्टोर का जो मामला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भी कुछ ऐसा कैसा मामला यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर आपके सामने तो प्ले स्टोर के संबंध में अब होगी जांच पड़ताल, और हम तो भैया यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करो, एक भारत स्टोर लॉन्च कर दिया जाए। देखो अच्छा नाम सूझा है ना, भारत स्टोर। प्ले स्टोर को मारो गोली, भारत स्टोर, यानी कि अब आपको जो भी अपना ऐप बनवाना है वो भारत स्टोर से डाउनलोड करो, भारत स्टोर पे जाके उसको ऑब्जर्व करो। बदले में कमीशन देंगे तो भी हमारे भारत को देंगे, किसी और को देने नहीं पड़ेगा। कैसा आइडिया अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भारत स्टोर, वैसे भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय आपके नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, सब जगह भारत तो लग ही रहा है, तो यहां पर भी भारत लगा देते हैं, भारत स्टोर। अच्छा ये न्यूज, अब भाई ये न्यूज का मामला तो समझ से ही परे है। सुप्रीम कोर्ट भी बेचारा कह रहा है, हे प्रभु अब कोई ऐसी पिटीशन फाइल मत होने देना। हुआ पता है क्या है? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 40 बार सुप्रीम कोर्ट के पास में घुमा फिरा के एक मैटर आया, और वो मैटर है
प्रजातंत्र खतरे में है, ईवीएम खराब मशीनें हैं, निर्वाचन खराब हो रहा है, इलेक्शन सही नहीं हो रहा है, ईवीएम की जांच के आदेश दिए जाएं, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर्स वगैरह से चुनाव कराया जाए, इस तरह का पिटीशन है जो फाइल है जो हो रहा। और 40वीं बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, याचिका को खारिज है जो कर दिया। ओके, चुनाव के पहले और नतीजों के आने के बाद ईवीएम को लेकर फैलाने जाने वाले झूठ को लेकर निर्वाचन आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक ये दिल्ली की घटना है, निर्वाचन आयोग ने ओपन चैलेंज दिया। उन्होंने बकायदा एक पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस पे ईवीएम रखवाई और लोगों को बोला कि भाई जिसको भी डाउट है वो आके इस ईवीएम की अपने तरीके से जांच पड़ताल करे। मतलब एक तरह से हैकिंग चैलेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा चैलेंज के बताओ भाई कहाँ गड़बड़ी है। ऐसा हुआ था अभी, जहाँ तक मेरी जानकारी, मैंने इसको कहीं भी रीड आउट किया था, दिल्ली के अंदर ऐसा उन्होंने करवाया था इलेक्शन कमीशन ने, ताकि लोगों में ईवीएम के प्रति जागरूकता है जो फैले। विडंबना है जी। अब देखो कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी भी जोरदार है, किसी बिना पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बिना अगर कोई बातचीत करें तो कई बार जहाँ जीत जाते हैं वहाँ तो मामला ठीक है, ईवीएम ठीक है, जहाँ पर हार जाते हैं वहाँ पर लगता है ईवीएम गड़बड़ है। खैर, सुप्रीम कोर्ट जो कि बहुत महंगा कोर्ट है, वहां पर जो आए दिन ऐसे मामले आते जाते रहे और ये 40वीं बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम के खिलाफ जो मामला है वो इस तरीके से क्या कर दिया गया, डिसमिस है जो कर दिया गया है। दिल्ली में ही हुआ था ना, बिल्कुल। सर, योर सीरीज ऑन हाउ टू बिकम एडवोकेट के एपिसोड क्यों नहीं आ रहे हैं? आएंगे, वो भी आएंगे मिस्टर हिटमैन। आप बीच में कहीं चले गए थे ना, तो हमें आपकी याद आ रही थी, जब तक आपकी याद आ रही थी इसलिए हमने वो सीरीज चलाई नहीं, अब वापस चलाएंगे। अब आप वापस आ गए हो ना। तो इस तरीके से ये मामला है। एक याचिका में 19 लाख से अधिक ईवीएम के गायब होने का आरोप था। अब कुछ चीजें तो एकदम आउट ऑफ बॉक्स चली जा रही है। 19 लाख ईवीएम मशीनें रातों रात गायब हो गई, ऐसा भी एक आरोप है जो लगा था। खैर, जो भी अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, मामला एक तरीके से खारिज हो रखा है और आप तैयार हो जाओ अपनी उंगली पे क्या करने के लिए, चुनाव का निशान लगाने के लिए। देश में जल्दी ही लोकसभा के चुनाव है जो होने वाले हैं और इस बार तो भैया क्या क्या होगा उसका तो ऊपर वाला मालिक है। एक देश एक चुनाव, अब उसकी लहर अलग से छाने लग गई है मार्केट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, यूट्यूबर को दिया 50 लाख देने का आदेश। कई बार कुछ खबर को है ना पढ़ाना बड़ा जरूरी है। मैं आपको लेके चलता हूं इसके मेन कंटेंट पे। तब तक के लिए आप समझ लो कि तमिलनाडु के अंदर एक सेवा भारती करके एक ऐसी संस्थान है। एक यूट्यूबर है जिनका नाम है सुरेंद्र उर्फ क्या नाम है, नाथिकन। मेरे को तो इनका नाम का स्पेलिंग ही प्रोनाउंसिएशन बड़ा जोरदार है। नाथिकन है, जो भी है, मैं इनको नहीं जानता, हो सकता है आप में से कोई जानते हो। तो इन्होंने क्या है कि YouTube पर पढ़ाते पढ़ाते भावनाओं में बहते बहते ऐसे कुछ आरोप लगा दिए, ऐसे कुछ एलिगेशन लगा दिए, एक तरीके से स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई ये जो मर्डर हुआ है इसके वगैरह जो है कस्टडी वगैरह है वो इस संस्थान ने की एंड सो। हालांकि वो वीडियो तो कब तक का डिलीट है जो हो चुका होगा या प्राइवेट है जो हो चुका होगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ वीडियो जल्दी वायरल हो जाते हैं और कुछ वीडियो क्या है पेंडिंग है जो रह जाते हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखो लोगों को वोट देना, ऐसे वीडियो भी वायरल हो जाते हैं और वायरल होने के बाद पता चलता है अरे भाई गड़बड़ कर दिया, कि सिर्फ नंबरिंग चेंज नहीं हुई उसमें तो बहुत सारा चेंज आ गया। इसलिए यूट्यूब पर ना बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, वरना कब अटक कब फटक पता ही नहीं चलता है कि व्हेन यू आर लटक, कब आप लटक गए पता ही नहीं चलेगा। सर ये क्या डायलॉग था यार, ये मेरा अनस्क्रिप्टेड डायलॉग था, ऐसे ही निकल गया। अब आप समझिए, तो हुआ ये कि अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखो कौन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कोर्ट कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस की आड़ में वन कैन नॉट मेक इंटरव्यू इंट्रूडिंग द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। The law does not give such absolute license to the YouTubers and the social media to spoil the reputation of others. Therefore, this court can't shut its eyes, अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता when such false allegations are circulated targeting the innocent person. क्योंकि आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज वहां पर सामने है जो आ रही है और इस तरीके से इसको क्या किया गया था, टारगेट है जो किया गया। हाँ जी, पढ़े लिखे सर जी ने लंका ढा दी। इधर देख लो वरना यहां लंका ढह जाएगी अपनी। तो ये मामला है आपके मद्रास हाईकोर्ट का और सेवा भारती का जजमेंट है। और आप लोगों की जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है लिंकिंग लॉ तनसुख सर, तो ये सेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपके वहां पर इसका PDF शेयर कर दिया है ताकि आप मस्ती से उस चीज को बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व है जो करें। ठीक है,
उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, जरूरी है। अगर वाकई में आप लॉ के स्टूडेंट हो तो वास्ता है आपको लॉ का कि कई बार कुछ पीडीएफ को इसलिए ऑब्जर्व करो ताकि कुछ नया सीख सको, है ना। मैं भी पढ़ूंगा क्योंकि आखिर एक यूट्यूबर पे पेनल्टी लगी है और सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश हम भी थोड़े छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, तो इसलिए बचाव करने के लिए कुछ कानून को पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। अब इससे पहले मैं आपको अगली खबर सुनाऊं, मैं आपको दो बातें बता देता हूं। आज तारीख क्या है? 16। आज तारीख 16 तारीख है और 16 तारीख आखिरी तारीख है किस बात की? अनअकैडमी पे लिंकिंग लॉ का जो जुडिशरी सेगमेंट चल रहा है उस पर अनअकैडमी ने आपको दे रखा है मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट ऐसा है कि आप जुडिशरी की तैयारी, ऐसे कई लेजेंडरी एजुकेटर है, अनिल खन्ना सर हो गए हमारे, अदर कहीं होंगे, या फिर हमारे जैसे छोटे मोटे एजुकेटर तनसुख पालीवाल जी जैसे, जी नहीं लगाना, तनसुख पालीवाल जैसे एजुकेटर वगैरह हैं जो लिंकिंग लॉ से डायग्रामेटिक स्टाइल को ऑब्जर्व करते हुए, सेक्शंस का पोस्टमार्टम करते हुए, सेक्शन के कीवर्ड को लिंक करते हुए और उसके साथ साथ में उसका मेडिटेशन करवाते हुए, पेपराथन को ऑब्जर्व कराते हुए, ऐसी छोटी मोटी चीजें कराते कराते पढ़ाते हैं। तो अगर आप जुडिशरी की तैयारी इस चीज से, इस लिंकिंग की मॉडर्न स्टाइल से करना चाहते हैं तो फिर आज आपके पास अच्छा मौका है। 16 तारीख है, बढ़िया ऑफर चल रहा है, मतलब साल भर का 28,000 के अंदर डील कर सकते हो, बाय 1 प्लस गेट 1, यानी कि 12 मंथ प्लस 12 मंथ का अच्छा बेनिफिट है। मार्च का महीना है, कंपनियों के लिए मार्च ईयर एंड होता है और इसीलिए ये वाला धड़ाकेदार ऑफर आपके सामने है। यू कैन अवेल बेनिफिट ऑफ सच ऑफर, चॉइस इज योर्स, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ ऑफर है इसलिए ज्वाइन नहीं करना है। अगर आपको विश्वास है कि अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे तो ही आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। बस एक लाइन कहूंगा, आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, लिंकिंग कोड के साथ ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, ताकि आपको लिंकिंग के कंटेंट का ई एक्सेस भी जो है मैं अवेलेबल करा सकूं। हाल ही में 14 मार्च यानी कि जस्ट 2 दिन पहले मैंने आपका एक रेगुलर बैच स्टार्ट किया है और अभी तक जो है कुछ दिनों तक उसका बेसिक ओरिएंटेशन है जो चलेगा। आप चाहें तो इस बैच को, इस क्लास को ज्वाइन है जो कर सकते हैं धमाकेदार तरीके से। और एपीओ का बैच, कभी कभी लगता है लाइफ में कुछ चीजें तो चलो अच्छी हुई, ₹4999 यानी कि 5,000 के अंदर जो आपके पास एपीओ का पूरा रेगुलर बैच है। क्रिमिनल मेजर लॉ का सारा सेगमेंट इसमें रिकॉर्डेड है, डाउट क्लियरिंग, 3 मॉक टेस्ट है और जितने भी माइनर लॉ है वो सारे के सारे इसके अंदर आपको लाइव क्लास में देखने को मिलेंगे। आज हमने आर्म्स एक्ट का मामला है जो शुरू किया है, तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद है जो हो सकती है। तो ये सारी बातें थी, फटाफट वापस क्या करते हैं, राउंड अप है जो कर देते हैं। तो पहली हमने जो खबर पढ़ी थी वो कांस्टेबल के समझ में पढ़ी थी, हैश कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, इसके लिए बकायदा मैंने आपको जजमेंट का एक कॉपी जो है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप लिंकिंग लॉ तनसुख सर में शेयर कर चुका हूं मैं। इसके अलावा यहां पर समझौता करने के बाद में आपको कोर्ट की डिग्री के बिना डाइवोर्स नहीं मिल सकता और ऐसे केस में वो अगर स्टाम्प पेपर पे आप कुछ करते हो ना तो वो प्रक्रिया, वो तरीका नहीं चलेगा। रजनी रानी वाला केस था, इसके माध्यम से हमने विवाह समाप्ति का लीगल तरीका ऑब्जर्व है जो किया। गूगल के प्ले स्टोर पर जो जांच के आदेश हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसका मैंने आपको अपडेट बताया और क्यों ऐसा जांच का आदेश आया है इसका भी एक बेसिक पॉइंट आपके सामने है। अब यहां पर ये जो 21 पेज का आदेश है मैं कोशिश करूंगा ये भी मैं आपको शेयर करूं। इसके अलावा ये जो ईवीएम का मामला था वो आपके सामने आया कि भैया 40 बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और आपके ये सुरेंद्र उर्फ नातिकन वर्सेस सेवा भारती का जो मामला था जहां पर यूट्यूबर को 50 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया। अब वो यूट्यूबर बेचारा अपना यूट्यूब भी बेच देगा तो भी 50 लाख आएंगे कि नहीं आएंगे ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है। लेकिन आरोप लगाने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह का डेली कानूनी अपडेट मुझे कंटिन्यू चलाना चाहिए, तो इसके लिए मुझे आपका एक सहयोग चाहिएगा और वो सहयोग ये है, अपना प्यार, अपना स्नेह बना के रखिएगा, क्योंकि प्यार और स्नेह वो ताकत है जिससे मजबूत से मजबूत पहाड़ को भी आंखों की रोशनी से तोड़ा जा सकता है। ये ज्यादा हो गया ना, आंखों की रोशनी से तोड़ा जा सकता है। अरे सच कह रहा हूं, आंखों के अंदर काली नजर है तो आंखों के अंदर अच्छी नजर भी तो होती है। अच्छी नजर से देखो नज़ारे बदल जाते हैं और बुरी नजर से देखो तो नजरिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, चलिए, सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा और अब मुलाकात होगी आपसे कल। हम लोग क्या करेंगे, राउंड अप है जो करेंगे और इसके बाद और भी मजा आएगा। मोदी के बाद सिर्फ आपकी गारंटी के भरोसे। अरे भाई साहब, इतना बड़ा मस्का हम पहली बार सुन रहे हैं। सर मैंने 5 लिंकिंग चार्ट ऑर्डर किए हैं, उसमें से सीपीसी कॉन्स्टेंट के इंक्लूड हैं, क्या उनमें लिंकिंग न्यू लॉ के साथ? ऑब्वियसली, अब आपके पास जो भी आएगा सारा कुछ न्यू लॉज है, सारा कुछ क्या है, न्यू लॉज के तहत ही आएगा। बकायदा मैंने तो उसमें, अच्छा लिंकिंग चार्ट में तो नहीं दी है, लेकिन उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ शानदार चीज दी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं
आप लोगों से आंखें मिला के कह रहा हूँ, लिंकिंग चार्ट्स आपके हाथ में आ जाए और आपको उसकी क्वालिटी और कंटेंट पे संदेह हो ना, बाय गॉड एक मैसेज डीएम कर देना, सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लिंकिंग चार्ट। लिंकिंग चार्ट भी तुम रखना और तुम्हारा सारा का सारा अमाउंट हाथों हाथ रिफंड करवा देंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भरोसा है उस मेहनत पे जो कई रातें काली करके लिंकिंग चार्ट को तैयार करने में आप लोगों के लिए की है। ठीक है जी, हरियाणा मेंस के बारे में आपको अपडेट करते हैं। ओके हाँ जी, इट्स नॉट तनसुख सर की गारंटी, इट्स लिंकिंग गारंटी। आपसे लॉ पढ़ने में मजा आता है। थैंक यू सो मच गायत्री जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे शूरवीर और शूरबालाओं को थोड़ा कानून हम सिखा पा रहे हैं, है ना, वरना तो आपके आसपास वाले भी डरते हैं, अरे आप भैया वकील है इनसे दूर रहो, ऐसा तो नहीं होता है ना। चलो जी, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, मस्त रहो, मजेदार रहो। मिलते हैं मंडे को, हाँ संडे को राउंड अप करेंगे, मंडे को वापस इसका अगला एपिसोड रहेगा। थैंक यू।